फेड के फैसले से हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी में दबाव दिख रहा है। हालांकि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जो उनके आउटलुक थे वो हॉकिश थे। केविन वॉर साहब का ये पहला पॉलिसी मीटिंग था और इस मीटिंग में ही उन्होंने संकेत दे दिया और सारे पॉलिसी मेकर्स ने मिलकर संकेत दिए हैं कि साल अंत तक कम से कम दरों में एक बढ़ोतरी तो हो ही जाएगी। और ब्याज दरों को लेकर भी उन्हें लगता है कि 2028 तक उनके टारगेट, जो सेंट्रल बैंक के टारगेट है 2%, उससे ऊपर ही रहने वाले हैं। तो ये सख्त बयान बाजार में चिंता बढ़ा दी है और आज हम देख रहे हैं सोने और चांदी में काफी गिरावट दिख रही है। हालांकि यूएस और ईरान में जो डील भी साइन हुए हैं उसका भी फायदा यहाँ पर नहीं मिल पाया, क्योंकि फेड के जो बयान थे वो बाजार को पसंद नहीं आए हैं। हमारे साथ भाविक पटेल साहब हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद आपका। सर, फेड की इस कमेंट्री को आप कैसे देख रहे हैं? क्या सोने और चांदी में यहाँ से और गिरावट आ सकती है क्या? नमस्कार। देखिए, नमस्कार। अगर हम देखें तो इससे पहले जब यूएस और ईरान के बीच में जो समझौता हुआ था और पीस डील साइन होने वाली थी, तब हमने देखा था कि एक्सपेक्टेड जो ऑन द लाइन गोल्ड और सिल्वर में बढ़ोतरी नहीं आई है जितनी क्रूड में गिरावट आई है। और उसका एक फैक्टर ये भी था क्योंकि मार्केट को एंटिसिपेट कर रहा था कि शायद आगे जाके शायद फेड रेट हाइक होगी, इसीलिए कल का जो स्टेटमेंट था उसके ऊपर सबकी नजर थी और फेड ने जो स्टेटमेंट दिया वो काफी हॉकिश था। मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद अक्टूबर में एक रेट हाइक हो सकता है और मे बी Q1 ऑफ 2027, मतलब नेक्स्ट मार्च में भी एक और रेट हाइक, मतलब यहाँ से 6-8 महीने में दो रेट हाइक हो सकते हैं। तो मार्केट अभी के लिए अगर हम देखें तो थोड़ा एक रेट हाइक का तो ऑलरेडी एंटिसिपेट कर दिया है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है नीचे ज्यादा से ज्यादा अगर भी गोल्ड भी जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो आई थिंक 4,000 के नीचे नहीं जाएगा, $60 के नीचे सिल्वर भी नहीं जा रहा है। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं तो एंटिसिपेट कर लिया है कि एक रेट हाइक होने वाला है। तो अगर इससे एक हाइक से ज्यादा होता है तो मुझे लग रहा है और मार्केट में थोड़ा और गिरावट आ सकता है। बट आज के लिए मुझे लग रहा है ऑफकोर्स कल के फैसले के बाद थोड़ा अंडरटोन नेगेटिव है, बट मेजरली अभी भी लॉन्ग टर्म देखें तो बुलिश ही ट्रेंड है। बट इंट्राडे मैं बोलूंगा कि यस, सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जो हॉकी स्टेटमेंट है उसकी वजह से डॉलर में हमने देखा तेजी आ गई है। ट्रेजरी यील्ड देखे उसमें भी तेजी आ गई है। तो उस हिसाब से लग रहा है कि आज के दिन एटलीस्ट गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा दबाव रहेगा। सोने में बात करें आई थिंक मिनी कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड 1,50,500 के करीब शॉर्ट करके चल सकते हैं 149,300 के टारगेट के लिए। और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 1,51,100 का। तो दोनों आपको लग रहा है कि थोड़ी गिरावट यहाँ पर और आ सकती है, लेकिन मिनी कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाए वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सर, कच्चे तेल में गिरावट तो आज भी जारी है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे तो बातचीत हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसी दिक्कतें हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिस पे आगे भी नेगोशिएशंस दोनों ही देशों में, यूएस और ईरान में, होता रहेगा। क्या लग रहा है सर, कच्चे तेल की गिरावट पूरी हो चुकी है? यहाँ से कुछ रिकवरी के भी साइन दिख रहे हैं क्या? आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में अब? देखिए, मुझे लग रहा है यस, जो गिरावट है आई थिंक नियरली कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि फेब्रुआरी आई थिंक 27-28 को जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब हमने देखा था कि ब्रेंट का जो भाव था वो $73 था। अभी अगर देखें तो वापस से 110 से जा 118 से जाके वापस से 78-76 आ गए। तो अभी यहाँ से मुझे लग रहा है कि गिरावट के चांसेस जो है मे बी मैक्सिमम $2-3 हो सकते हैं। $70 के नीचे अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि ब्रेंट जाएगा। बट यहाँ से ऐसे वी शेप रिकवरी भी नहीं दिख रही है, क्योंकि देखिए वॉर से पहले भी अगर हम देखें तो वो सप्लाई का भी चिंता था, और अभी अगर देखें तो एटलीस्ट 3-4 महीने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होने में, प्री वॉर प्रोडक्शन के लेवल्स आने में तो 2-3 महीने तो लगेगा टाइम। और प्लस उसके बाद जो काफी सारे कंट्रीज है जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व यूज किए हैं तो वो भी फिल अप करना शुरू करेंगे। इसलिए मुझे लग रहा है आगे जाके आई थिंक 70 से $80 के बीच में ही ब्रेंट ट्रेड करेगा। तो यहाँ से आई थिंक अभी जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं, आई थिंक मैं थोड़ा बोलूंगा कि उनको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मेजर जो शॉर्ट जो आने वाले थे वो आ चुके हैं। यहाँ से आई थिंक 2 या 3% और गिरावट आ सकती है और उसके बाद शायद थोड़ा बॉटम आउट हो सकता है। एमसीएक्स में मुझे लग रहा है अराउंड 6800 जोन जब भी आता है तो एक बार बाय करके चल सकते हैं 6700 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 7200 का। बट अभी 7,000 के करीब चल रहा है और 200 पॉइंट की करेक्शन आता है फिर उसके बाद ही बाय कर सकते हैं। तो क्रूड पर भी आपकी राय आ गई है, लेकिन एक रेंज आपको अभी लग रहा है नियर टर्म में $70 to $80 के बीच का ब्रेंट का रेंज आपने बता दिया है। नेचुरल गैस, यहाँ पर कोई कॉल बन रही है कि अवॉइड करें अभी सर? तो देखिए, नेचुरल गैस में अभी थोड़ा लग रहा है कि करेक्शन आ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी ओपन ही होने वाला है और एटलीस्ट एशिया और यूरोप को जो नेचुरल गैस मिलेगी
वो स्टार्ट शुरू हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सेंटिमेंट वाइज भी हमें लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बिसाइड्स जो क्रूड में आए हैं उसके पीछे पीछे चलते हुए। तो नेचुरल गैस इंट्राडे कल हमने भारी गिरावट देखी थी, तो मुझे लग रहा है इंट्राडे आज के लिए भी थोड़ी करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। 302 के करीब बाइक स्टॉप सॉरी सेल करके चल सकते हैं 296 के टारगेट के लिए। 307 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो चलिए, तो ये राय नेचुरल गैस को लेकर भी आ गई है। सर, कॉपर या जिंक कहाँ मौके दिख रहे हैं? अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या रणनीति, कौन से लेवल्स होंगे कॉपर के या जिंक के, जहाँ पे भी आपकी कॉल बन रही हो सर? देखिए अभी भी कॉपर मुझे अच्छा लग रहा है। कॉपर में अगर हम देखें तो 1300 का सपोर्ट है वो मेंटेन किया है। यस, आज डॉलर इंडेक्स में थोड़ी तेजी है कल फेड के स्टेटमेंट के बाद रेट हाइक के एंटिसिपेशन में, तो उसकी वजह से सारे बेस मेटल्स में हम दबाव देख रहे हैं। बट ओवरऑल जैसे भी देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा, थोड़ी इकोनॉमी में स्टार्ट हो जाएगी रिवाइविंग, तो कॉपर ही सबसे पहला बेस मेटल्स होगा जहां पे हम तेजी देखने को मिलेगी। आज भी इतना ज्यादा करेक्शन नहीं दिख रहा है, तो आज के दिन भी थोड़ा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 1320 के करीब बाय करके चल सकते हैं 1330 के टारगेट के लिए। 1314 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो चलिए, पूरे ही में नॉन एग्री पैक पे आपने तो राय दे दी है। एग्री में कुछ मौके बन रहे हैं क्या? एग्री में जिस तरह का सेंटिमेंट बदला है मॉनसून की चाल की वजह से, लग रहा है कि सारे ही एग्री कमोडिटीज़ के लिए एक सपोर्टिव फैक्टर है मॉनसून की डेफिसिट। आपको क्या पसंद आ रहा है? कहाँ तेजी आपको दिख रही है एग्री में? तो देखिए एग्री में अभी भी आपने सही बताया। आई थिंक इस बार डेफिसिट काफी होने वाली है, जिसकी वजह से एटलीस्ट फूड के प्राइसेस हम देखेंगे, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही। गुआर पैक है जो 2 साल के बाद अभी चलना शुरू हो गया है, और आई थिंक अगर इस बार बारिश कम होगी तो डेफिनेटली लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो और इंक्रीज होगी। आज के दिन 6100 पे बाय करके चल सकते हैं 6200 के टारगेट के लिए, और 6050 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर ग्वार को लेकर भी आपकी राय आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आपने वक्त निकाल कर नॉन एग्री और एग्री दोनों ही मार्केट पे आपने हमारे दर्शकों को गाइड किया। सर, जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दीजिएगा, जो भी राय आपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए दी है उस पर। जी मेरे खुद की पर्सनल पोजीशन में कोई कमोडिटी या डेरिवेटिव्स की पोजीशन नहीं है। हाँ, क्लाइंट की हो सकती है, और आप कोई भी ट्रेड लें तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर से लीजिए, और कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से रखिएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ध्यान रखें अपना, आपने वक्त निकाला इसके लिए धन्यवाद सर। चलिए, इसी नोट पर कमोडिटी राउंड अप को यहीं समेटेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।